Welcome to Node.js interview question answers. First question is what is clustering in Node.js and how does it improve performance? So firstly Node.js क्या है, ये एक सिंगल थ्रेडेड और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर फॉलो करता है जो कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए बेस्ट रहता है. बट लेकिन ये सीपीयू इंटेंसिव टास्क के लिए बोटलनेक क्रिएट कर सकता है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लस्टरिंग. तो क्लस्टरिंग कैसे वर्क करता है, क्लस्टरिंग क्या करता है कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करता है जो इंडिपेंडेंट इवेंट लूप को रन करते हैं, जिससे कि मल्टीपल सीपीयू कोर्स का फुल यूटिलाइजेशन हो सकता है. मान लो कि हमारे पास टोटल 6 सीपीयू कोर्स हैं, ठीक है. बट नोड.जेएस तो एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो वो एक ही थ्रेड का यूज़ करेगा, मीन्स एक ही सीपीयू कोर का यूज़ करेगा, ठीक है. बट क्लस्टरिंग की हेल्प से हम 6 टोटल 6 सीपीयू कोर्स है ना, तो हम सभी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग. तो हर एक सीपीयू कोर एक इवेंट लूप की तरह काम करेगी जो कि मल्टीपल टास्क को पैरेलली परफॉर्म कर सकती है, जिससे क्या होगा कि सीपीयू इंटेंसिव टास्क पे लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है, और बोटलनेक क्रिएट नहीं होगी. तो ये काम कैसे करता है, ठीक है. फर्स्ट रहता है हमारा मास्टर प्रोसेस. तो मास्टर प्रोसेस क्या रहता है, ये एक मेन प्रोसेस होता है जो चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करता है, ठीक है. मास्टर प्रोसेस क्या करता है, चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है. तो देन वी हैव वर्कर प्रोसेसेस. तो वर्कर प्रोसेसेस क्या रहते हैं, ये एक्चुअल रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं, ठीक है. हर वर्कर प्रोसेस अपना एक इवेंट लूप चलाता है. जो मास्टर प्रोसेस रहता है ना, वो क्या करता है, मल्टीपल वर्कर प्रोसेस को क्रिएट करता है, जो हर एक वर्कर प्रोसेस एक इवेंट लूप चलाएगा, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि मल्टीपल इवेंट लूप्स क्रिएट हो जाएंगी और पैरेलली वो रन कर सकती है बैकग्राउंड में. नाउ वी हैव लोड बैलेंसिंग. तो लोड बैलेंसिंग का क्या कंसेप्ट रहता है, जो मास्टर प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा ना, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, ठीक है. तो उसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग, ठीक है, कि किसी कोर पे ज़्यादा लोड ना पड़े तो किसी और कोर पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे लोड को, तो इसको बोलते हैं हम लोड बैलेंसिंग. तो ये हमारा प्रोसेस रहता है. तो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं क्लस्टरिंग के. क्या होते हैं कि जो मल्टी कोर सीपीयू है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो सकता है, मीन्स कि 6 कोर्स हमारी यूजफुल में आ सकती है, ठीक है. और क्या काम रहता है कि मल्टीपल वर्कर प्रोसेस होने से क्या होता है कि स्पीड हमारी एप्लीकेशन की फास्ट हो जाती है. काफ़ी सारी रिक्वेस्ट, ठीक है, वो जल्दी प्रोसेस हो सकती हैं. और एक और क्या रहता है कि जो मान लो कि एक वर्कर क्रैश हो गया, ठीक है, तो मास्टर प्रोसेस क्या करेगा, नए वर्कर को फोक कर सकता है, ठीक है. फोर्क क्या होता है हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन, एक्सेक एंड फोक. सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं स्पॉन. तो फर्स्टली हम चेक करते हैं कि नोड जेएस में क्या रहता है. नोड जेएस में चाइल्ड प्रोसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. तो चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है, तो चाइल्ड प्रोसेस एक मॉड्यूल होता है. इसके हम 3 मेथड्स हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, चाइल्ड प्रोसेस के. तो फर्स्ट मेथड है स्पॉन. स्पॉन क्या होता है, ये एक न्यू प्रोसेस क्रिएट करता है जो एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है. स्पॉन क्या करेगा, ये एक न्यू प्रोसेस क्रिएट करेगा जो एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा. तो इसका जो आउटपुट होता है ना, वो होता है स्ट्रीम की फॉर्म में. बट ये लार्ज डाटा को इजिली हैंडल कर सकता है, ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं एग्जैक. तो स्पोन इज बेटर देन एग्जैक. वाई. स्पोन और एग्जैक क्या होता है, ये दोनों ही न्यू प्रोसेस को क्रिएट करते हैं और एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट करते हैं. बट जो स्पोन का आउटपुट रहता है ना, वो रहता है हमारा स्ट्रीम की फॉर्म में. एंड एग्जैक का जो आउटपुट रहता है वो रहता है हमारा बफर की फॉर्म में. सो स्पोन इज बेटर देन एग्जैक. इसका आउटपुट रहता है हमारा बफर की फॉर्म में. और जो स्पोन है ना, इसका आउटपुट स्ट्रीम की फॉर्म में रहता है, तो ये लार्ज डाटा को इजीली हैंडल कर सकता है, ठीक है. लार्ज डाटा इजीली हैंडल. बट एग्जैक्ट लार्ज डाटा को हैंडल नहीं कर सकता, कैन नॉट हैंडल लार्ज डाटा, बिकॉज जो इसका आउटपुट रहता है वो हमारा रहता है बफर की फॉर्म में, ठीक है. तो स्पोन हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारा
जो रियल टाइम लार्ज आउटपुट है, ठीक है, उसको हैंडल करना हो। और एग्जैक्ट हम कब यूज़ करना चाहिए, जब हमारी आउटपुट छोटी हो, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस फोक। तो हमारा फोक क्या रहता है? फोक का यूज़ हम तब करते हैं जब नोड जेएस के अंदर एक और इंडिपेंडेंट नोड जेएस प्रोसेस चलाना हो, ठीक है। मीन्स कि नोड जेएस के अंदर एक और इंडिपेंडेंट नोड जेएस प्रोसेस को चलाना हो, ठीक है, जो पेरेंट के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये एक मल्टी थ्रेडिंग का इल्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, और नोड जेएस एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो इसको हम समझते हैं फोक क्या रहता है। तो बेसिकली एक ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर एक टास्क सीपीयू इंटेंसिव है, ठीक है, तो उसको हम फोक से बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ और क्या कर सकते हैं हम, एपीआई सर्वर को लोड बैलेंस करना हो। अगर एक सिंगल थ्रेडेड नोड जेएस सर्वर्स मल्टीपल रिक्वेस्ट हैंडल करते टाइम स्लो हो जाता है, ठीक है। तो फोक की हेल्प से हम क्या करते हैं, मल्टीपल वर्कर प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं जो सेम एचटीटीपी सर्वर पे लिसन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ इसको कह सकते हैं एपीआई सर्वर को लोड बैलेंस करता है। तो ये था हमारा वर्क फोक का। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू यूज वर्कर थ्रेड्स इन नोड जेएस। सो नोड जेएस में हम वर्कर थ्रेड्स कैसे यूज कर सकते हैं? सो फर्स्टली नोड जेएस का इवेंट लूप सिंगल थ्रेडेड होता है, ठीक है, जो सीपीयू इंटेंसिव टास्क के टाइम पे स्लो हो जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्कर थ्रेड्स मॉड्यूल का, जिससे क्या होगा, मल्टीपल जावा स्क्रिप्ट थ्रेड्स चलाने की हमें परमिशन मिल जाती है, जो कि अलग अलग सीपीयू कोर्स पे रन हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये वर्कर प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, वर्कर थ्रेड्स एज ए यूज़ कर सकते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज Node.js हैंडल मेमोरी मैनेजमेंट एंड गार्बेज कलेक्शन। सो Node.js में मेमोरी मैनेजमेंट मेनली V8 इंजन हैंडल करता है, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, गार्बेज कलेक्शन करता है, ठीक है। जो हमारी गार्बेज कलेक्शन रहती है वो ऑटोमेटिक रहती है, कलेक्शन इज ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कैसे रहती है, दो नोड जेस है ना हमारा, तो वो क्या यूज़ करता है, मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम। सो मार्क फेस क्या रहता है हमारा, जो ऑब्जेक्ट्स रीचेबल हैं, ठीक है, उनको नोड जेस मार्क कर देता है, बट जो रीचेबल नहीं है उनको कर देता है स्वीप, मीन्स कि मेमोरी से हटा देता है नोड जेस, ठीक है। समझ रहे हो कि जो भी ऑब्जेक्ट्स रीचेबल हैं जो यूज़ हो रहे हैं उनको नोड जेस मार्क कर देगा, और जो रीचेबल नहीं है उनको मेमोरी से हटा देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक रहता है, जो नोड जेस ऑटोमेटिकली करता है। तो इससे डेवलपर को मैन्युअली मेमोरी फ्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दिस इज़ हाउ गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली वर्क्स। सो मेमोरी सेगमेंट्स हम डिस्कस करते हैं नोड जेस में। मेमोरी सेगमेंट्स क्या रहते हैं, नोड जेस मेमोरी सेगमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज हीप। सो हीप में क्या स्टोर रहता है, ऑब्जेक्ट्स हो गए, एरेज हो गए और क्लोजर्स हो गए, ठीक है। तो ये सब हीप में स्टोर होते हैं। देन सेकंड वन इज स्टैक। तो हीप मेमोरी में हमने क्या डिस्कस करा है, ऑब्जेक्ट्स, एरेज और क्लोजर्स इसमें स्टोर होते हैं। और स्टैक मेमोरी में क्या स्टोर होता है, फंक्शन कॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे स्टैक में स्टोर, फंक्शन कॉल्स। देन वी हैव C++ बाइंडिंग्स। इसमें क्या होता है, नेटिव मॉड्यूल्स के ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, ओके। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रिवेंट मेमोरी लीक्स इन Node.js एप्लीकेशंस। सो मेमोरी लीक्स तब होते हैं जब अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स हीप मेमोरी में स्टोर रहते हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को स्लो कर देते हैं। तो कॉमन कोज क्या रहते हैं मेमोरी लीक्स के, फर्स्ट वन इज ग्लोबल वेरिएबल्स। हमें अननेसेसरी वेरिएबल्स को ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, मेमोरी लीक्स के चांसेस बढ़ते हैं, जो अननेसेसरी मेमोरी को होल्ड करके रखते हैं। सेकंड इज इवेंट लिसनर्स। हमें इवेंट लिसनर्स को रिमूव कर देना चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर हम यूज़ करें ऐड इवेंट लिसनर्स, तो हमें रिमूव इवेंट लिसनर्स भी यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। और टाइमर्स हो गए हमारे, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट को भी हमें रिमूव करना चाहिए यूजिंग
क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, ठीक है, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस. So hope guys you understand all these interview questions. I will see you in the next upcoming video.